बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा बेटा, आज अब हम अपने चैप्टर के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है जी एल्गोरिदम्स फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग। लेकिन टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले एक सवाल पूछता हूँ कि क्या आपने कभी सोचा है कि कंप्यूटर इतने मुश्किल मुश्किल काम कैसे कर लेता है? गूगल जो है वो इन लाखों वेबसाइट्स में से आपकी इन्फॉर्मेशन ढूंढ के लाता है। यूट्यूब आपको आपकी पसंदीदा जो है वीडियो को रिकमेंड करता है। व्हाट्सएप का मैसेज जो है वो दुनिया भर के किसी भी कोने पर चंद सेकंड में पहुंच जाता है। और एटीएम मशीन आपके अकाउंट की इन्फॉर्मेशन कैसे चेक कर लेती है। तो स्टूडेंट, ये तमाम काम देखने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगते हैं, लेकिन इन सब कामों के पीछे एक कॉमन चीज़ काम कर रही है। उस कॉमन चीज़ का नाम है जी एल्गोरिदम। आज के लेक्चर में हम ये समझेंगे कि एल्गोरिदम असल में होता क्या है, कंप्यूटर प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे कैसे करते हैं, और जब कंप्यूटर के सामने कोई प्रॉब्लम रखी जाती है तो वो उसका सलूशन किस तरह ढूंढ लेता है। तो स्टूडेंट, जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम के बारे में देखा था, हमने ये समझा था कि कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम होती क्या है, उसके इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या हैं, और कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम की डिफरेंट कैटेगरी कौन कौन सी हैं। लेकिन आज हमने एक स्टेप आगे पढ़ना है। मतलब अब हम प्रॉब्लम को सिर्फ पहचानेंगे नहीं, बल्कि ये भी समझेंगे कि उस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाता है, और इसी जगह एल्गोरिदम हमारी हेल्प करता है। तो स्टूडेंट्स, कंप्यूटर साइंस में अक्सर लोग समझते हैं कि प्रोग्रामिंग सब कुछ है, लेकिन असल बात यह है कि प्रोग्रामिंग से पहले प्रॉब्लम सॉल्विंग आती है। अगर किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम सॉल्व करना आता है तो वो किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को ईजिली सीख सकता है, लेकिन अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना नहीं आता तो दुनिया की बेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी उसके काम नहीं आ सकती। इसलिए दुनिया के प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स कोडिंग स्टार्ट करने से पहले प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं, उस सलूशन के स्टेप्स लिखते हैं और फिर उन स्टेप्स को कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। यानी पहले एल्गोरिदम बनाया जाता है, जो स्टेप लिखे जाते हैं वो असल में क्या है, एल्गोरिदम्स, और बाद में प्रोग्राम बनता है। आज के लेक्चर में हम दो इंपॉर्टेंट चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम एल्गोरिदम का कॉन्सेप्ट समझेंगे, एल्गोरिदम होता क्या है। फिर हम जनरेट एंड टेस्ट मेथड के नाम से एक इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे, और देखेंगे कि जब हमें किसी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं मिलता तो कंप्यूटर किस तरह से डिफरेंट पॉसिबिलिटी ट्राई करता है और सही सलूशन तक पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स, लेक्चर को ध्यान से सुनिएगा। आज का टॉपिक न सिर्फ चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, बल्कि आगे प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को समझने के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब सबसे पहले ये समझते हैं कि एल्गोरिदम असल में होता क्या है और कंप्यूटर साइंस में इसकी कितनी इंपॉर्टेंस क्यों है। तो चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम्स क्या है फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं यहाँ पर कि फ़र्ज़ करें आपने घर से कॉलेज तक पहुँचना है। आप क्या करेंगे? क्या बिना सोचे समझे आप घर से निकल कर किसी भी रोड पर चलना स्टार्ट कर देंगे? बिल्कुल नहीं। आप पहले सोचेंगे कि किस रूट से जाना चाहिए, कितना टाइम लगेगा, कौन सी ट्रांसपोर्ट यूज़ करनी चाहिए और किस रास्ते से जल्दी पहुँचा जा सकता है। यानी डेस्टिनेशन तक पहुँचने के लिए आपके पास एक प्लान होता है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स होते हैं। स्टूडेंट, इसी कॉन्सेप्ट को कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम कहते हैं। आपके सामने लिखा हुआ है कि जी एल्गोरिदम्स आर स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम मच लाइक अ रेसिपी प्रोवाइड्स स्टेप फॉर कुकिंग अ डिश। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कहूँ तो एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है, यानी काम करने का प्रॉपर तरीका। अब मैं आपको एक और सिंपल एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें आपने चाय बनानी है, तो क्या चाय एक ही स्टेप में बन जाती है? बिल्कुल नहीं। सबसे पहले पानी गर्म किया जाएगा, उसके बाद चाय पत्ती डालनी होती है, फिर चीनी, फिर दूध, और फिर चाय तैयार हो जाती है। अगर आप इन स्टेप्स का ऑर्डर चेंज कर दें तो रिजल्ट खराब हो सकता है। यानी सिर्फ स्टेप्स का होना ज़रूरी नहीं है, बल्कि उनका सही ऑर्डर होना भी ज़रूरी है।
इसलिए हम कहते हैं कि एल्गोरिदम स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर इंसान की तरह नहीं सोचता, कंप्यूटर के पास अपना दिमाग नहीं होता, वो सिर्फ वही काम करता है जो हम उसे बताते हैं। अगर इंस्ट्रक्शंस क्लियर हो तो कंप्यूटर सही रिजल्ट देगा, अगर इंस्ट्रक्शंस गलत हो तो रिजल्ट भी गलत आएगा। इसी वजह से एल्गोरिदम्स की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब सवाल यह है कि एल्गोरिदम की ज़रूरत क्यों पड़ती है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एल्गोरिदम इज असेंशियल, मतलब ये ज़रूरी क्यों है। बिकॉज, क्योंकि दे प्रोवाइड द लॉजिक बिहाइंड सॉफ्टवेयर ऑपरेशंस, allowing us to solve complex problems, optimize performance, and ensure accuracy in various applications. सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बयान करना चाहूँ तो एल्गोरिदम जो है वो इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें एक ऐसा लॉजिक प्रोवाइड करता है जो कि सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने में मदद करता है, और ये हमें अलाउ करता है सॉल्व कम्प्लेक्स प्रॉब्लम, मुश्किल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ऑप्टिमाइज परफॉर्मेंस, उसकी परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, मतलब अच्छा करता है। एंड इंश्योर, और यकीनी बनाता है एक्यूरेसी इन वेरियस एप्लीकेशन, के बहुत सी एप्लीकेशंस के अंदर इसका जो रिजल्ट है वो बिल्कुल एक्यूरेट आए। ठीक है ना बेटा। अगर प्रॉब्लम छोटी छोटी हैं तो उन्हें समझना हमारे लिए आसान होता है, लेकिन जब प्रॉब्लम्स बहुत बड़ी होती हैं और कम्प्लेक्स हो जाती हैं तो हमें उन्हें छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड करना पड़ता है। एल्गोरिदम हमें इसी काम में हेल्प करता है, यानी प्रॉब्लम को ऑर्गेनाइज करता है, सोल्यूशन को क्लियर बनाता है और मिस्टेक्स को कम करता है। प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर डेवलपर्स कोडिंग स्टार्ट करने से पहले एल्गोरिदम बनाते हैं, क्योंकि जब एल्गोरिदम क्लियर हो जाता है तो कोडिंग बहुत आसान हो जाती है। इसीलिए अक्सर कहा जाता है फर्स्ट सॉल्व द प्रॉब्लम देन राइट द कोड, यानी पहले सोल्यूशन सोचो बाद में प्रोग्रामिंग करो। तो बेटा आपने अभी प्रोग्रामिंग स्टार्ट नहीं की, लेकिन यकीन माने आप रोजाना एल्गोरिदम यूज करते हैं। सुबह उठना, कॉलेज के लिए रेडी होना, एग्जाम की प्रिपरेशन करना या मोबाइल रिचार्ज करना, हर जगह कुछ स्पेसिफिक स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, और ये तमाम एग्जांपल्स एल्गोरिदम्स की रियल लाइफ फॉर्म में है। अच्छा बेटा, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि आप सब गूगल को इस्तेमाल करते हैं, मैं भी गूगल को यूज करता हूँ, और दुनिया का तकरीबन हर बंदा गूगल को इस्तेमाल करता है। लेकिन कभी आपने ये सोचा है कि जब हम गूगल पर कोई चीज सर्च करते हैं तो वो लाखों वेबसाइट्स में से सिर्फ कुछ वेबसाइट सबसे पहले क्यों दिखाता है। फर्ज करें गूगल पर टाइप करते हैं जी बेस्ट कंप्यूटर साइंस बुक्स। अब इंटरनेट पर इस टॉपिक पर लाखों पेज मौजूद है, लेकिन गूगल उन तमाम पेज को एक साथ शो नहीं करता, बल्कि कुछ स्पेसिफिक पेज सबसे पहले शो किए जाते हैं। ऐसा क्यों होता है जी? इसके पीछे भी एल्गोरिदम काम कर रहा होता है। गूगल का एक फेमस एल्गोरिदम है जिसे पेज रैंक कहा जाता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है पेज रैंक, ठीक है जी। तो मतलब गूगल के पीछे भी एल्गोरिदम ही इस्तेमाल हो रहा है। हम दुनिया में किसी भी काम को कर लें, उसको करने के मखसूस स्टेप हैं, और उन स्टेप्स को हम क्या कहेंगे? एल्गोरिदम। ये एल्गोरिदम इवेल्युएट करता है, ये पेज रैंक वाला जो एल्गोरिदम है ये इवेल्युएट करता है कि कौन सी वेबसाइट ज्यादा यूजफुल है या कौन सी वेबसाइट ज्यादा रिलायबल है और कौन सी वेबसाइट्स यूज करके सवाल का बेहतर जवाब दे सकती है। फिर गूगल उन वेबसाइट्स को रैंक करता है और सबसे रेलेवेंट रिजल्ट सबसे ऊपर शो करवाता है। यानी गूगल भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एल्गोरिदम यूज कर रहा है। और सिर्फ गूगल ही नहीं, यूट्यूब जब आपको वीडियो रिकमेंडेड आती हैं तो उसके पीछे भी एल्गोरिदम है। इंस्टाग्राम जब रील सजेस्ट करती है तो उसके पीछे भी क्या है? एल्गोरिदम है। नेटफ्लिक्स जब मूवी रिकमेंड करता है तो उसके पीछे भी एल्गोरिदम है। ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट जब प्रोडक्ट सजेस्ट करते हैं कि भाई ये वाली प्रोडक्ट आप खरीद लो, तो वो भी उसके पीछे भी क्या है जी? एल्गोरिदम है। आज की डिजिटल दुनिया एल्गोरिदम्स के बिना चल ही नहीं सकती, इसलिए कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम को बैकबोन कहा जाता है। और जो स्टूडेंट्स एल्गोरिदम को समझ लेते हैं उसके लिए प्रोग्रामिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दोनों बहुत ज्यादा आसान हो जाते हैं। तो स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट बात ये याद रख लें कि एल्गोरिदम किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है, मजमूआ होता है, और कंप्यूटर हर काम एल्गोरिदम की मदद से ही करता है।
अब जब हमने एल्गोरिदम को अब बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो चलें एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक की तरफ आते हैं, जिसका नाम है जी जनरेट एंड टेस्ट मेथड। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसका नाम है जी जनरेट एंड टेस्ट मेथड। नाम सुनकर थोड़ा सा अंदाजा हो रहा होगा कि इस मेथड में दो काम किए जाते हैं, पहला जनरेट और दूसरा टेस्ट। यानी कि हम पॉसिबल सॉल्यूशन क्रिएट करते हैं और फिर उन्हें चेक करते हैं। जो सॉल्यूशन सही निकल आए उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो गलत हो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। स्टूडेंट, जिंदगी में भी हम कई दफ़ा अनजाने में यही मेथड यूज़ कर रहे होते हैं। फर्ज करें आप अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल गए हैं और आपको सिर्फ इतना याद है कि पासवर्ड 4 डिजिट का था। अब आप डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई करना स्टार्ट कर देंगे कि पहले 1 2 3 4 ट्राई करेंगे, गलत है जी। 1 1 1 ट्राई कर देंगे, गलत है। 2 0 2 4 ट्राई किया, गलत है। फिर एक और कॉम्बिनेशन ट्राई किया और मोबाइल अनलॉक हो गया, मतलब वो सही था। तो स्टूडेंट्स, आपने असल में जनरेट एंड टेस्ट मेथड को ही इस्तेमाल किया है। असल में जनरेट एंड टेस्ट मेथड से मुराद क्या है कि हर पॉसिबल सॉल्यूशन को जनरेट किया जाए और फिर उसको टेस्ट किया जाए। जो सॉल्यूशन फेल हो जाए उसे रिजेक्ट कर दें, उसे छोड़ दें, दोबारा से ट्राई करें और जो सक्सेसफुल हो जाए उसे एक्सेप्ट कर लें। इसी असूल पर यह मेथड काम करता है। तो स्टूडेंट, स्लाइड पे लिखा भी हुआ है, दिस मेथड वर्क्स, ये काम करता है बाय जनरेट पोटेंशियल सॉल्यूशन, कि ये पोटेंशियल सॉल्यूशन को जो है वो जनरेट करता है टू अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम के लिए, एंड देन टेस्ट, और फिर उसको टेस्ट करता है, ईच वन, हर एक को, डिटरमाइन इफ इट मेट्स द रिक्वायर्ड कंडीशन, अगर ये आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन को मिल जाता है, मतलब सेटिस्फाई हो जाता है, जो आपकी रिक्वायर्ड कंडीशन थी अगर वो पूरी हो जाती है तो रुक जाता है, अदरवाइज ये दोबारा से उसको जो है वो चेक करता है। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल अ सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन इज फाउंड, ऑल पॉसिबल सॉल्यूशन हैव बीन एक्सिक्यूटेड या एग्जीक्यूटेड, कि जब तक हम तमाम पॉसिबल सॉल्यूशन को एग्जीक्यूट नहीं कर लेते तब तक हम बार बार उसको जनरेट करेंगे। यानी पॉसिबल सॉल्यूशन बनाओ और उन्हें टेस्ट करते रहो जब तक करेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल जाता। ये मेथड देखने में बहुत सिंपल लगता है, लेकिन कंप्यूटर साइंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कई दफ़ा कंप्यूटर के पास प्रॉब्लम का जो है वो डायरेक्ट सॉल्यूशन मौजूद नहीं होता, तो क्या करता है जी, पॉसिबिलिटी ट्राई करता है और आपको बेस्ट सॉल्यूशन क्या कहने के सही आंसर निकाल कर देने की ट्राई करता है, कोशिश करता है। तो स्टूडेंट्स, जनरेट एंड टेस्ट मेथड particularly यूजफुल इन सिनेरियो वेयर, मतलब ये हम यूज करते हैं जब, कब यूज करते हैं जी। सबसे पहला पॉइंट आपका आता है जी, स्मॉल प्रॉब्लम स्पेस। प्रॉब्लम स्पेस, स्पेस का मतलब होता है जगह, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम है। अब यहाँ पे जगह नहीं है, इससे मुराद है कि जो आपकी प्रॉब्लम है उसको हल करने के पॉसिबल सोल्यूशन कितने हैं, मतलब उसकी पॉसिबिलिटीज कितनी है, उसकी जो तादाद है। फॉर एग्जाम्पल एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की तादाद है जी 5 या 2, एक सोल्यूशन है जी उसको हल करने की आपके पास पॉसिबिलिटी है जी 2 लाख, तो उसके लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, उसके लिए इस मेथड को इस्तेमाल करना हमारे लिए क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। तो मतलब हम जनरेट एंड टेस्ट मेथड को तब इस्तेमाल करेंगे जब आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्या हो, छोटी हो, स्मॉल हो। द प्रॉब्लम स्पेस इज स्मॉल मेकिंग इट फिजिबल टू जनरेट एंड टेस्ट ऑल पॉसिबल सोल्यूशन। अगर उसकी पॉसिबिलिटी कम है तो हम हर एक को चेक कर सकते हैं, लेकिन अगर पॉसिबिलिटी ज़्यादा है तो फिर हर एक को बार बार चेक करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें कि क्लासरूम में 20 स्टूडेंट्स हैं और आपको उसमें से जी इमरान नाम का या जवेरिया नाम का जो है वो स्टूडेंट ढूंढना है, तो 20 स्टूडेंट में से किसी को ढूंढना आपके लिए क्या जी, कभी भी मुश्किल नहीं है। आप हर स्टूडेंट का नाम जो है वो एक एक करके देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान की पूरी पॉपुलेशन में से ये नाम ढूंढो तो काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। आपको हर एक को बार बार चेक करना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। इसी तरह जनरेट एंड टेस्ट मेथड छोटी प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स में ये स्लो हो सकती है, मतलब सही तरह से काम नहीं करती।
इसलिए हर प्रॉब्लम के लिए जनरेट एंड टेस्ट मेथड को हम इस्तेमाल नहीं करते। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है जी, नो क्लियर स्ट्रेटजी। देयर इज नो क्लियर स्ट्रेटजी फॉर फाइंडिंग अ सोल्यूशन। मतलब कई दफ़ा ऐसी सिचुएशन होती हैं जहां हमें डायरेक्ट सोल्यूशन का पता नहीं होता, यानी हमें समझ नहीं आती कि क्या करना चाहिए, किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। ऐसे केस में जनरेट एंड टेस्ट मेथड बहुत यूजफुल होता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल से समझाता हूं। फर्ज करें आपके घर की किसी अलमारी की चाबी गुम होगी। अब आपको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता। आप पहले स्टडी टेबल पर चेक करेंगे, फिर बैग चेक करेंगे, फिर ड्रॉर वगैरह चेक करेंगे, फिर किसी और जगह को देखेंगे जहां चाबी को रखते हैं। यानी आप डिफरेंट पॉसिबिलिटीज को क्या करेंगे जी, ट्राई करते रहेंगे और हर पॉसिबिलिटी को टेस्ट करके देखेंगे, चेक भी करेंगे। जब तक चाबी ना मिल जाए प्रोसेस को क्या करेंगे जी, कंटिन्यू रखेंगे। तो स्टूडेंट यहाँ आपके पास कोई क्लियर स्ट्रेटजी नहीं थी, इसलिए आपने जनरेट एंड टेस्ट मेथड को अप्रोच किया। तो कंप्यूटर भी कई दफ़ा इसी तरह काम करता है। जब डायरेक्ट सोल्यूशन अवेलेबल ना हो तो डिफरेंट पॉसिबिलिटी ट्राई करता है और फिर करेक्ट सोल्यूशन तक पहुंच जाता है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास इसका जो पॉइंट आता है वह जी हेरिस्टिक्स अप्लाई। नाम मुश्किल लग सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। हेरिस्टिक्स का मतलब होता है स्मार्ट गैसिंग या यूजफुल शॉर्टकट, यानी ऐसे रूल्स जो हमें करेक्ट सॉल्यूशन तक जल्दी पहुंचने में हेल्प करें। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि फर्ज करें मोबाइल का पासवर्ड भूल गया, लेकिन आपको ये याद है कि जो पासवर्ड है वो आपका नाम या आपकी बर्थडे के रिलेटेड था। अब आप अपना नाम या बर्थडे जो है वो पुट करेंगे तो मतलब पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या होगी है, कम होगी। यही जो क्लू है ये हेरिस्टिक कहलाता है। यानी हेरिस्टिक हमें अननेसेसरी पॉसिबिलिटी को इग्नोर करने में हेल्प करती है और सोल्यूशन को जल्दी ढूंढने में मदद देती है। स्टूडेंट्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत से सिस्टम्स भी हेरिस्टिक्स यूज करते हैं। चेस प्लेइंग गेम है, नेविगेशन सिस्टम है, रूट फाइंडिंग एप्लीकेशन है, ये सब स्मार्ट शॉर्टकट्स यूज करते हैं ताकि हर पॉसिबल सॉल्यूशन को चेक ना करना पड़े। इसलिए हेरिस्टिक्स जनरेट एंड टेस्ट मेथड को ज़्यादा एफिशिएंट बना देता है। तो स्टूडेंट्स आज हमने जनरेट एंड टेस्ट मेथड को डिटेल में समझा और ये एक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक है जिसमें हम पॉसिबल सॉल्यूशंस जनरेट करते रहते हैं और फिर टेस्ट करते हैं। जो सॉल्यूशंस करेक्ट हो जाता है उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं और जो फेल हो जाए उसे रिजेक्ट कर देते हैं। हमने ये भी देखा कि ये मेथड खास तौर पर उस वक्त यूजफुल होता है जब प्रॉब्लम आपकी छोटी हो, डायरेक्ट स्ट्रेटजी आपके पास अवेलेबल ना हो, या हम हेरिस्टिक्स की मदद से सर्च को फास्ट कर सकें। तो स्टूडेंट्स एग्जाम के लिए सिर्फ डेफिनेशन याद करना काफ़ी नहीं है, कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मोबाइल पासवर्ड वाली एग्जाम्पल या चाबी जो गुम हुई वो वाली एग्जाम्पल को अगर आप अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर लिए हैं तो आपको जनरेट एंड टेस्ट मेथड का कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट चलते हैं जी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। यहां पर हमने इसका जो है फ्लो चार्ट ऐड किया हुआ है। पिछली स्लाइड में हमने कॉन्सेप्ट को समझा था जनरेट एंड टेस्ट मेथड। इस स्लाइड में हमने देखना है कि जी इसका फ्लो चार्ट कैसे बनेगा। तो सबसे पहले है जी जनरेट, मतलब पॉसिबल सॉल्यूशन को जनरेट करेगा, उसको टेस्ट करेगा। अगर तो इनकरेक्ट सॉल्यूशन है तो वो दोबारा से जनरेट करेगा और दोबारा से टेस्ट करेगा। ये काम बार बार होता रहेगा। लेकिन अगर आपका करेक्ट सॉल्यूशन आ गया है तो आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो एल्गोरिथम है वो क्या होगा, रुक जाएगा, क्योंकि आपको जो चीज़ चाहिए वो मिल जाएगी। तो फ्लो डायग्राम से आपको आइडिया हो गया होगा कि जनरेट एंड टेस्ट मेथड कैसे वर्क करता है। क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि थ्योरी को अंडरस्टैंड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है पर निस्बत ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। तो इसलिए मैंने इसकी जो डायग्राम आपकी बुक में भी मौजूद थी, फ्लो चार्ट मौजूद था, वो ऐड कर दिया ताकि आपको जनरेट एंड टेस्ट मेथड का अच्छे अंदाज में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टूडेंट्स इसके साथ ही हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है, लेकिन उससे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो स्टूडेंट्स आज हमने एल्गोरिथम फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया। सबसे पहले हमने एल्गोरिथम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया, व्हाट इज एल्गोरिथम एंड व्हाई देयर मैटर, ये क्यों ज़रूरी है। फिर हमने डिस्कस किया
कि जी गूगल पेज रैंक जो है वो एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा होता है, उसकी एग्जांपल को हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने जनरेट एंड टेस्ट मेथड को डिटेल से डिस्कस किया और फिर हमने इसका जो फ्लो चार्ट है उसको देखा। तो उम्मीद है सबको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम कोई मसला हो तो आप डिस्कस कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है जी, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।